हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 74 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। माई सेल्फ नैन्सी तनवर, सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, लेवल 1 and level 2 mentor, and also your friend and your guiding partner in this entire journey for clearing CFA level 3. We were starting off with the new chapter, which is your trade strategy and execution. और हम अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे पर है, विच इज योर लास्ट, जो हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर है उस पर ये भी खत्म होने वाला है। फिर द मोस्ट अवेटेड थिंग विच इज लाइक एप्लीकेबल फॉर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 and for all of us who are into the financial sector or in any of the sector, because it is it is something which is imbibed in someone's in any person's life. We will be starting off with ethics after completion of these two chapters. So without wasting much of our time, let's get started. As I have already said कि हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो सेकंड लास्ट चैप्टर है ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे, रीडिंग नंबर 7, ट्रेड स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। ट्रेड स्ट्रैटेजी, अब ट्रेड स्ट्रैटेजी भी मैं अभी पढ़ाऊंगी और भी बहुत सारी चीजें वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, इन दिस लेक्चर ओनली. So these are all the as usual learning objectives which we will be studying and looking in this entire chapter. तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं, जस्ट अ सेकेंड. तो जो भी हम देखने वाले हैं इसमें पूरा जो कंटेंट्स होंगे हमारे कंटेंट्स में हम देखने वाले इसमें, एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन सबसे पहले जो हम एज यूजुअल शुरू ही करते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेंगे, कौन कौन सी हमारी स्ट्रैटेजीज होगी, फिर उसके बाद वो उन स्ट्रैटेजीज को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हमारे मोटिवेशंस ऑफ ट्रेड कौन कौन से होंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ट्रेड को इवेलुएट कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेड गवर्नेंस कैसे करेंगे. तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं सेकंड वाला हमारा वो है मोटिवेशंस टू ट्रेड, कि हम मोटिवेट मतलब हम क्यों ही ट्रेड लेते हैं. ट्रेड लेने के देयर आर 4 रीजंस बेसिकली. प्राइमरीली प्रॉफिट सीकिंग, कि हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है इसलिए हम ट्रेड लेते हैं. ठीक है, रिटर्न सीकिंग वाला जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो, या फिर हमने कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेड ले रखी है, अब हमें उसको हेज करना है और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है या कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो चेंज होने वाला है जिसकी वजह से हमें अपने जो जो हमने पोजीशंस ले रखी है उसको हमें रिस्क को मैनेज करना है. ठीक है, या फिर हमें हेज करना है हेजिंग नीड्स की वजह से. कैश फ्लो नीड्स क्या हो सकते हैं, हमें डिविडेंड्स चाहिए, हमें या फिर जैसे हमने स्टॉक्स ले रखे हैं या इक्विटी ले रखी है तो हमें क्या चाहिए, हमें डिविडेंड्स चाहिए, बॉन्ड्स ले रखे तो हमें कूपन चाहिए. तो हमारा कभी कभार ऐसा भी नीड होता है कि हम स्टॉक्स या फिर इक्विटी जो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट बाय करते हैं, या फिर रियल एस्टेट हो गया तो रेंटल नीड्स के हिसाब से हम देखते हैं. तो हमें कैश फ्लो की जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं हमारा जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसकी वजह से. या फिर ये भी हो सकता है कि कैश की कभी इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, तो उसमें भी हमें वो ट्रेड को ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं. कॉर्पोरेट एक्शंस, या फिर कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होंगे, M&A हो गया, हमारा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गई, और क्या हो सकता है हमारा बाय बैक्स होता है जैसे. ठीक है, और बाय आउट्स बाय इन्स होता है, ये सारी चीजें होती है. इंडेक्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है. मार्जिन कॉल्स कब होती है, जब हमारा फ्यूचर्स में होती है ये, तब हमारा जो हमने इनिशियल मार्जिन हमने डिपॉजिट किया है वो तब हमारा जो लॉस में होने लग जाता है और वो मार्जिन हमारा फॉल होने लग जाता है, तो हमारे पास एक कॉल आती है, मार्जिन कॉल जिसको बोलते हैं. नॉट लाइक कि सीरियसली वाली कॉल कॉल आ भी सकती है, बट उसमें एक ना मैसेज जैसे नोटिफिकेशन टाइप आ जाता है कि आप या तो अपना मार्जिन डिपॉजिट कर दो, नहीं तो हम आपका जो ये पूरा पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे. स्क्वायर ऑफ मतलब जो भी पोजीशन ले रखी है उसका हम उल्टा कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा इसमें प्रॉफिट सीकिंग का, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म अल्फा ड्रिवन स्ट्रेटजी होती है. इसमें प्रॉफिट सीकिंग हमेशा शॉर्ट टर्म होगी. ठीक है, शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है हमारा, और उसमें हमें हमारी जो भी हमने मान लो लेट से कि 50 से या लेट से 40 से हमें लग रहा है कि जो स्टॉक है ना 440 तक है और वो 60 तक जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अर्जेंसी है कि क्योंकि हमें लग रहा है कि जल्दी से पहुंच जाएगा, तो सिर्फ ये क्योंकि ज्यादा बड़ा टारगेट तो है नहीं 40 से 60 तक. ठीक है, बट तो इसमें क्या होता है कि ये हम ऐसे कोशिश करते हैं कि हम हमारी अर्जेंसी ज्यादा होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म का ट्रेड ले रखा है हमने, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हम 60 से ऊपर चला जाएगा तो तब हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल होगा नहीं. तो हमारा जो एक गैप है ना, इसमें ही हमें फटाफट से इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है. और हम ये भी चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को पता ना चले. ज्यादा लोगों को पता ना चले तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डार्क पूल में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट डार्क पूल में क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती है, तो हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हम जो मार्केट ट्रेड है ना उसमें ही ट्रेड ले सके. तो वी आर
कंसर्न अबाउट अल्फा डीके। अल्फा डीके मतलब जो ये 20 प्रॉफिट मिल रहा है हमें 20 का, हम चाहते हैं कि सबको ना पता चले, ये न्यूज़ सबको बाहर ना आए और हम इसका फ़ायदा उठा सकें। वो कैसे उठा सकते हैं? तब हम फटाफट से एज़ क्लोज़ एज़ पॉसिबल जो 40 के अराउंड हम बाय कर लें उसको। तो हमें फटाफट से ये जो ₹20 का प्रॉफिट है, वो मिल सके। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम दैन लिट मार्केट्स, ठीक है? डार्क पूल की बात कर रहे हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट सीकिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज़ वी आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन है हम, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा उसमें अर्जेंसी नहीं होगी, हम पेशेंटली ट्रेड करेंगे, हमारा टारगेट्स भी बहुत बड़े होंगे, अल्फा भी बहुत बड़ा होगा। तो इसमें हमारा जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होगी, वो हम एकदम से उसमें पूरे ऑर्डर्स नहीं पुट करेंगे, वी विल पुट स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स को इक्वल इंटरवल्स में, जैसे जैसे डिप्स आएगी वैसे वैसे हम उसको एक्यूमुलेट करते जाएंगे उस स्टॉक को या उस पोजीशन को। सेकंड, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट या फिर हेजिंग नीड्स था, उसमें हम देखते हैं कि जो रीजंस क्या क्या है फॉर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट कंसर्न। सो देयर आर लाइक 3 रीजंस। हमने एक टारगेट बनाया है कि मेरा टारगेट है कि 15% से ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, बाय चांस अगर मेरा जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो ज्यादा चला गया, तो मैं हेज करूंगी या फिर मैं रिस्क मैनेजमेंट करूंगी। तो उसको ये भी एक मोटिवेशन होती है कि हम जो पोर्टफोलियो है उसको टारगेटेड रिस्क लेवल्स और रिस्क एक्सपोजर्स पर कैसे रख सकते हैं। हेज करते हैं हम रिस्क दैट द पोर्टफोलियो मैनेजर डू नॉट हैव एन इन्वेस्टमेंट व्यू नहीं है उसका, तब तब भी हम उसको एक हेज करते हैं, क्योंकि मान लो लेट सपोज कि मैंने एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया है, कोई मान लो इंटरेस्ट रेट रिस्क है या फिर कोई रशिया यूक्रेन की जैसे वॉर थी, कोविड-19 है, ये सबने किसी ने तो प्लान नहीं किया ना। ये तो हम तब यूज करते हैं ये वाली सारी स्ट्रैटेजी, तब हमें इस पूरे जो रिस्क को मैनेज करना होता है। हेज करते हैं हम रिस्क जब पोर्टफोलियो मैनेजर का जो व्यू है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो आउटसाइड है, रिस्क जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके बाहर है वो रिस्क। तब अमाउंट एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग रिक्वायर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पोर्टफोलियो एंड लेवरेज। तो हम कैसे रिस्क मैनेजमेंट करेंगे वो सब डिपेंड करते हैं दो चीजों पे, रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पोर्टफोलियो, अगर ज्यादा रिस्की होगा तो ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कम रिस्की होगा तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही लेवरेज, अगर हमने ज्यादा लोन या लेवरेज ले रखा है, तो हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो है वो रिस्की पोर्टफोलियो बन जाता है और हमें हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट की ज्यादा नीड होती है। सिमिलरली वी विल सी लाइक जो इसमें कैश फ्लो नीड्स है, कैश फ्लो नीड्स में क्या क्या होगा, फंड इनफ्लोज या फिर फंड आउटफ्लोज। फंड इनफ्लोज मतलब जब भी अगर मान लो कि मैं क्लाइंट हूँ और कोई और पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, तो मेरे पास अचानक से जैसे लॉटरी आ गई या कहीं से भी पैसे आ गए, या मैंने कोई जो मेरा रियल एस्टेट था या कोई भी अलग जो इन्वेस्टमेंट थी उसको मैंने सेल ऑफ कर दिया, तो उसको मैं वो बोल रही हूँ कि कैसे हम उसको देख सकते हैं, मतलब उसको जो पूरे पोर्टफोलियो में हम कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे ही फंड की आउटफ्लो, मान लो कि कोई क्लाइंट है, लेट अस सपोज कि कोई फादर है और स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए उनको पैसे चाहिए, तो वो फंड में से निकालेंगे, तो वो कैसे, वो कैश फ्लो की एक नीड ही तो है ना। तो ये सारी चीजें फंड आउटफ्लोज को देखते हैं। जो बहुत सारे फंड्स होते हैं ना, वो ऑफर करते हैं डेली में लिक्विडिटी, मतलब डेली आप लोग कुछ कुछ पोर्शन निकाल सकते हो, बट वो बेसिकली एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइस पे डिपेंड करती है। जो फंड्स होते हैं ना जिनकी लेस लिक्विड पोजीशन होती है, वो क्वार्टरली लिक्विडेशन करते हैं और नोटिस पीरियड के साथ करते हैं, कि तुम्हें पहले इंटिमिडेट करना होता है कि हम लोग को इतना पैसा चाहिए और इतने टाइम के लिए चाहिए, तो वो तब उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद ही वो पैसा मिल सकता है। कैश फ्लो नीड्स पे इन्वॉल्व हाई और लो ट्रेड अर्जेंसी डिपेंडिंग ऑन द नेचर। कैश फ्लो की नीड अर्जेंसी पे भी डिपेंड करती है, जितना ज्यादा अर्जेंट होगा उतना ज्यादा कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होगी। इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट सिक्योरिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शुड बी परफॉर्म। फोर्थ जो हमारा कॉर्पोरेट एक्शंस की बात कर रहे हैं, और इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूशन और मार्जिन कॉल्स। कॉर्पोरेट एक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया था, मर्जर्स, मर्जर्स में दो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो एक हो जाती है। एक्विजिशन मतलब एक जो एंटिटी होती है वो दूसरे को एक्वायर कर लेती है। स्पिन ऑफ में एक बड़ी एंटिटी में से एक छोटा बेबी एंटिटी निकाल दी जाती है, उसको बोलते हैं हम स्पिन ऑफ। डिविडेंड या फिर कूपन की री इन्वेस्टमेंट में भी इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूशन आएगा, मार्जिन कॉल्स। और अगर इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब इंडेक्स की जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अब चेंज होगा और अब हम दूसरे ले रहे हैं, तो उसमें भी हमारे को कुछ ना कुछ जो नीड होती है ना, वो हमारा एक मोटिव होता है ट्रेड करने का। लेट अस सपोज कि अगर निफ्टी 50 था और उसमें मान लो जैसे सत्यम, सत्यम सबको पता है कि इट वाज पार्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स बिफोर द क्राइसिस। तो जैसे ही इसमें पता चला कि ये घपला कर रहे हैं सत्यम वाले, तो इन्होंने क्या किया, निफ्टी 50 से तो इनको हटाया ही हटाया, एनएससी और जो भी बाकी बड़ी बड़ी हमारे एक्सचेंजेस थी, बीएससी, उनसे भी इसको हटा दिया। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमने सत्यम का अगर ऐसा कुछ न्यूज पता चली तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई, कोई और स्टॉक अंदर आया, अब हम क्या करेंगे, तो हम हमारा जो स्टॉक ले रखा था सत्यम, हम भी तो उसको सेल ऑफ करेंगे ना, बिकॉज इट इज नॉट लाइक फेवरेबल इन लाइक
ठीक है, तो वैसे ही हम देखते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी होती है और ट्रेडिंग की सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, ट्रेड स्ट्रैटेजी के इनपुट्स कौन-कौन से होते हैं। इनपुट्स जो-जो होंगे अफेक्टिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी आर ऑर्डर रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड एंड यूजर बेस्ड। तो देयर आर 4 इनपुट्स, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केट रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड और हमारा यूजर बेस्ड रिलेटेड। अब चलो देखते हैं। ऑर्डर से रिलेटेड क्या-क्या होगी हमारी ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसे डिपेंड करेगी, साइज कितना है, साइज और साइड भी। साइड मतलब हम कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, हम बाय की साइड है या फिर हम सेल की साइड है, हमारा कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम नहीं, साइज मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि मेरे को 10,000 अगर 10 के स्टॉक्स चाहिए, 10,000 किसी भी उसके इक्विटी के स्टॉक्स चाहिए तो वो परसेंटेज ऑफ एवरेज डेली वॉल्यूम क्या होगी। अगर मान लो कि जो मेरे को 10 के स्टॉक्स लेने हैं और 10 के स्टॉक्स इज लाइक, और इसमें पूरे दिन में मतलब ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती स्टॉक में, तो वो जो सपोज 50 के ट्रेडिंग होती है पूरे उसमें और मैं 10 के का ऑर्डर डाल रही हूँ, मतलब 1/5 और 1/5 जो मेरा पोर्शन है वो डाल रही हूँ। तो अब एक बात बताओ, मैं मार्केट को इम्पैक्ट करूंगी या नहीं करूंगी? करूंगी, जाहिर सी बात है, करना करूंगी ही, क्योंकि इतनी मैं जो 50 उसका मतलब 1/5 लाइक 20% मैं उसको चला रही हूँ उस पूरी मार्केट को। तो इससे क्या होगा, तो ये भी हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ एवरेज डेली वॉल्यूम भी डिपेंड करती है, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट मार्केट विच इज नॉट गुड, which is not good for us as well as the market। ठीक है, और सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी किस टाइप की है, शॉर्ट टर्म ट्रेड अल्फा का मोटिव क्या है हमारा, क्या हमारा कोई बड़ा टारगेट है। सिक्योरिटी प्राइस की वॉलेटिलिटी देखेंगे, ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो हम उसी हिसाब से जो भी अपनी प्लानिंग होगी वो करेंगे। जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उतना ज्यादा हमें रिस्क मैनेजमेंट का जो बैंड है वो भी हमें थोड़ा ब्रॉडन करना पड़ेगा। सिक्योरिटी की लिक्विडिटी प्रोफाइल देखेंगे, क्या लिक्विडिटी ज्यादा है या नहीं है। मार्केट कंडीशंस में हम मार्केट लिक्विडिटी को देखेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी कैसी चल रही है। ट्रेडेड वॉल्यूम्स, कितना वॉल्यूम्स में लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस वॉलेटिलिटी कितनी है, बिड आस्क स्प्रेड कितना है, सिक्योरिटी वॉलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी वेरी ओवर टाइम। है तो सबको पता ही है कि जो मार्केट की लिक्विडिटी है और वॉलेटिलिटी इट वेरीज ओवर टाइम। एग्जांपल, अब आप कभी भी देखना, ये तो चलो निफ्टी 50 तो ऑल टाइम लिक्विड ही रहता है, बट लाइक जो मॉर्निंग का आवर होगा ना, 9:15 से लेकर जो 10 के बीच में वाला टाइम होता है ना, ये वाला टाइम इट इज हाईली लिक्विड, क्योंकि मार्केट ओपन होती है और जिसने भी प्रीवियस डे के ऑर्डर्स होते हैं जो बीच में ऑर्डर्स पुट करते हैं या किसी को भी व्यू बनाना होता है ना, वो फटाफट से इस टाइम पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। सिमिलरली जब जैसी मार्केट बंद हो रही होती है उस टाइम पे भी काफी हलचल देखी जाती है। लिक्विडिटी जो होती है कंसिडरेशंस में डिफर सब्सटैंशियली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ क्राइसिस। लिक्विडिटी तब भी चेंज होती है तब हमारी जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है, जैसे ही कोविड-19 आया, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी एकदम से हाई हो जाती है, बिकॉज पीपल आर मैडली सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स। ठीक है, यूजर बेस्ड कंसिडरेशंस में क्या क्या होगा कि ट्रेडिंग कॉस्ट, रिस्क एवर्जन, जितना ज्यादा रिस्क एवर्स होगा उतना ज्यादा ट्रेड करने की अर्जेंसी होगी। मतलब मैं अगर थोड़ा सा मैंने ट्रेड लिया हुआ है, उसमें मेरे को 1,000 रुपीज का भी लॉस दिख रहा है, तो मेरे को ना रिस्क एवर्स, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना, मेरे को लॉस नहीं लेना, तो मेरे को ना उतनी हड़बड़ी होगी कि मैं फटाफट से इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊं। मार्केट इम्पैक्ट, अब ये मार्केट इम्पैक्ट तो पता ही है, मार्केट इम्पैक्ट होता है क्या, मार्केट इम्पैक्ट होता है जब एडवर्स प्राइस चला जाता है। जब हम मान लो हमें बाय करना था और बहुत लार्ज ऑर्डर डाल दिया, तो हमने मार्केट को मूव कर दिया, तो उसको बोलते हैं मार्केट इम्पैक्ट। एग्जीक्यूशन रिस्क क्या होता है, जब भी हम फंडामेंटल वैल्यू चेंज कर देते हैं, एकदम से फंडामेंटल वैल्यू चेंज हो गई और वो प्राइस वॉलेटिलिटी के उससे भी देखी जा सकती है, तो एग्जीक्यूशन रिस्क होता है जब हमने जैसे एग्जीक्यूट किया और उसके फंडामेंटल्स चेंज हो गए। ट्रेडर्स डायलेमा क्या होता है, ट्रेड ऑफ बिटवीन द मार्केट इम्पैक्ट एंड मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क सबको पता है क्या होता है, मार्केट रिस्क इज बीटा, बीटा वाली चीज, और हमारा मार्केट इम्पैक्ट कितना होगा और मार्केट रिस्क, दोनों चीज को देखते हैं। रेफरेंस प्राइजेस, अब हम आते हैं रेफरेंस प्राइजेस में। ठीक है, रेफरेंस प्राइजेस में प्री ट्रेड बेंचमार्क्स, इंट्राडे बेंचमार्क्स, पोस्ट ट्रेड बेंचमार्क प्राइस और बेंचमार्क्स। प्री ट्रेड बेंचमार्क से होता है डिसीजन प्राइस। अच्छा एक बात बताओ, जो भी जितने भी क्वांटिटेटिव एनालिस्ट होंगे, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट यानी कि जो एल्गो ट्रेडर्स होंगे, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये डे 0 है, ठीक है, और ये है हमारा डे 1, इसमें हमें ट्रेड लेना है। तो मान लो लेट अस सपोज कि 50 एंड ऑफ द डे था, तो ये हमारा बंद हुआ जब हमें ट्रेड लेना 1 पे। ठीक है, उससे पहले का दिन है 0। तो मान लो ये संडे है, ठीक है, ये है हमारा मंडे वाला टाइम। हमें मंडे को ना ट्रेड लेना है, संडे को अब एक एल्गो ट्रेडर है, वो बैठ के पूरा अपना स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो वो कौन सा प्राइस लेगा, 50 वाला प्राइस को अपने उसमें इनपुट करेगा। ठीक है, और तो ये होता है, इसको बोलते हैं डिसीजन प्राइस। ठीक है, मतलब जब हमने कोई भी चीज ट्रेड नहीं लिया उससे पहले हम डिसाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसीजन प्राइस। प्रीवियस क्लोज क्या होगा, प्रीवियस क्लोज मतलब इसमें इस सिचुएशन में
सपोज यहाँ पे 50 था, ठीक है, बीच में 10-11 बजे के करीब, या एंड ऑफ द डे प्राइस मतलब प्रीवियस क्लोज सपोज 51 पे चला गया, ठीक है, प्रीवियस क्लोज मान लो कोई न्यूज आई और वो 51 पे चला गया वो प्राइस, और वो बंद हो गई मार्केट, 3:30 का टाइम है ये। फिर ओपनिंग प्राइस, अब कोई न्यूज आई थी, क्योंकि सबको पता नहीं चला और सब एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उस टाइम पे, एकदम से मार्केट क्लोज हो गई, वो प्राइस पहुंच गया 52 पे। तो ओपनिंग प्राइस क्या होगा, ये जब दिन शुरू होता है उसका प्राइस, और प्रीवियस क्लोज क्या होता है, जब हमने ट्रेड नहीं लिया उसके प्रीवियस जो मार्केट क्लोज हुई है, इक्विटी क्लोज हुई है, उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो। अराइवल प्राइस क्या होता है, जब हम आए और हम जब ट्रेड लेने वाले हैं तब प्राइस क्या चल रहा है, उसको हम बोलते हैं अराइवल प्राइस, ठीक है। तो दिस इज योर डिसीजन प्राइस, दिस इज योर प्रीवियस प्राइस, दिस इज योर ओपनिंग, एंड दिस इज योर अराइवल प्राइस। अराइवल प्राइस किसके लिए ज्यादा जरूरी होगा, अराइवल प्राइस जिसकी, उसके लिए ज्यादा होगा जरूरी जिसको भी फटाफट से मार्क टू मार्केट नहीं, सॉरी, मार्केट ऑर्डर्स पे उसको फटाफट से खरीदना है, एग्जीक्यूट करना है, उनके लिए ज्यादा होगा, जिनका अर्जेंसी ज्यादा है, जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना है, उनके लिए फटाफट से उनको खरीदना है। और जो हमारा प्रीवियस प्राइस होगा, प्रीवियस प्राइस या ओपनिंग प्राइस फंडामेंटल्स वालों के लिए जरूरी होगा, ठीक है। इंट्राडे बेंचमार्क्स क्या होता है, इंट्राडे बेंचमार्क्स मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, दो होते हैं इसमें, टाइम वेटेड एवरेज और वॉल्यूम वेटेड एवरेज। अब पूरे दिन में पता है कि 100, यहाँ पर 100 स्टॉक्स लिए, यहाँ पे 100 स्टॉक्स लिए, एंड ऑफ द डे में भी 100 लिए, यहाँ पे प्राइस 52 था, यहाँ पे प्राइस 53 था, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर दो, ठीक है। 100 इधर लिया, 100 इधर लिया, 100 शेयर्स लिए और 52 था, फिर 53, तो इसका वॉल्यूम वेटेड क्या होगा, ये हमारी वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम इसको वेट करेंगे और इसको वेट करेंगे, तो इसका एवरेज क्या बनेगा, 52.5। जब हम इसका एवरेज ले रहे हैं तो इसका जो हमारा प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 52.5। अब लेट अस सपोज कि यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, और अचानक से एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोज हो रहा है पूरा मार्केट, यहाँ पर आ गया हमारा 500 का ऑर्डर आ गया। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम वेटेड है तो वॉल्यूम यहाँ पर 54 हो गया ये प्राइस, वैसे तो अगर हम एवरेज लेते तो 53 आता, 52 माइनस 54 2, और ये हाफ कर देंगे तब तो 53 आता, बट इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम देखो 500 था तो वो काफी ज्यादा हाई हैवी वॉल्यूम का था, तो वेट उसको ज्यादा मिल जाएगा, मतलब जो प्राइस होगा वो 52 के अराउंड, 53 के अराउंड ना होके वो 54 के अराउंड हो जाएगा। तो जो इसमें आउटलायर्स होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें ही आती है। टाइम वेटेड होता है, वो टाइम वेटेड मतलब वो सबको इक्वल, जो भी प्राइस चल रहा है सबको इक्वल ही वेट्स देगा, वो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल माना जाता है टाइम वेटेड एवरेज। पोस्ट ट्रेड बेंचमार्क प्राइस टारगेट क्या होगा, पोस्ट ट्रेड मतलब ट्रेड से पहले जो भी हमारा बेंचमार्क था उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग वाला जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रेड बेंचमार्क प्राइस टारगेट। बेंचमार्क अब हम कुछ भी ले सकते हैं जब हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। ये वाली चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज द लास्ट स्लाइड विच वी विल बी लुकिंग। फिफ्थ हमारा ट्रेड स्ट्रेटजीज। ट्रेड स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म अल्फा ट्रेड, लॉन्ग टर्म अल्फा ट्रेड, रिस्क रीबैलेंस ट्रेड, या फिर क्लाइंट रिडेम्पशन ट्रेड, न्यू मैंडेट ट्रेड। The primary goal of a trading strategy is to balance the expected cost, risk, alpha associated with trading the order in a manner consistent with portfolio manager's trading objective, risk aversion, and other known constraints. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो भी हम ट्रेड की स्ट्रेटजीज लेते हैं वो किससे डिपेंडेंट होती है, एक तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे, ठीक है, फिर हमारा रिस्क जो है उससे, कोई अलग कंस्ट्रेंट है उससे, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पूरा पूरा रिटर्न और पूरा हमारा जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, इसमें हम सारी कॉस्ट देखेंगे, एक्सप्लिसिट भी इम्प्लिसिट भी। तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तब उसके बाद हम कोई भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। शॉर्ट टर्म अल्फा ट्रेड क्या होता है, जब हमें अर्जेंसी ज्यादा है और हमें फटाफट से शॉर्ट टर्म का जो मेरा व्यू है वो मेरे को उसको एक्वायर करना है। लॉन्ग टर्म अल्फा ट्रेड क्या होता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मेरे को अर्न करना है। रिस्क रीबैलेंस ट्रेड क्या होता है, रिस्क मेरा 15% था बट मेरे को उसको 10% तक लाना है, तो मैं रिस्क को रीबैलेंस करती हूँ, ऐसे कुछ हेजिंग स्ट्रेटेजीज ले रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा स्टॉक्स बाय कर रही हूँ, या फिर मैं उसका किसी का ना वेट्स कम कर रही हूँ, एक्सपोजर कम कर रही हूँ, तो उसमें जाके मैं अपना जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क रीबैलेंस ट्रेड। क्लाइंट रिडेम्पशन ट्रेड क्या होता है, कोई फादर है उनको रिडीम करना है पैसे, कोई म्यूचुअल फंड से उनको पैसे निकालने हैं, तो वो वाला ट्रेड भी हमारी ट्रेड की स्ट्रेटजीज होती है। अगर उनको इतने पैसे निकालने हैं तो हम उसको फिर हम उस पोर्टफोलियो को कैसे दोबारा से उसको हम कि उस रिटर्न को भी कमा सके, रिस्क भी मेरा प्रॉपर रहे, तो हम उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं जब वो रिडीम हो जाएगा। उसके बाद आता है न्यू मैंडेट ट्रेड, मतलब कोई न्यू मैंडेट निकली है या कोई न्यू स्ट्रैटेजी निकली है, फिर हम ट्रेड कैसे लेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यू मैंडेट ट्रेड। With this we have completed lecture 1 in this chapter। 3 lectures होंगे इसमें,
और एक हो चुका है, 2 और बचे हैं इसमें, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, ईज़ी है, ठीक है? और हमारा बस ये होने ही वाला है, ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं। अब हमारे सिर्फ 4 डेज़ बचे हैं इस पूरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हमारा पाथवे है उसको कंप्लीट करने में। देन वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द एथिक्स, ठीक है? और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म है और जिसको भी कोचिंग लेनी होगी वो आप देख लेना, ठीक है? उसमें आप लोगों को फिल कर देना फॉर्म। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।